So students, let's start our next topic, that is mass and weight. So basically बच्चों, इसमें ना अगर आप ओ लेवल के सवाल देखो कोई भी तो उसके होते हैं ए बी सी डी इस तरह के पार्ट. यूजुअली ए और बी पार्ट्स में वो डेफिनेशंस या यूनिट्स या कुछ इस तरह की चीज़ मांग रहा होता है. तो मास और वेट वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली ए या बी पार्ट में होता है, जिसमें आपको डेफिनेशन बतानी होती है या फिर कोई एमसीक्यू आ जाता है इससे रिलेटेड. ठीक है, इसके बड़े बड़े सवाल नहीं आते बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टर्म है वो मास है, तो हम इसके बारे में 2-3 चीज़ें याद रख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मास मेजर किस में होती है? मास मेजर होती है किलोग्राम्स, ग्राम्स, मिलीग्राम्स. ठीक है, आप प्रीफिक्स लगा के आगे कुछ भी ग्राम लगा सकते हो. किलोग्राम है तो यहाँ पे 10⁻³ ग्राम्स होगा. ठीक है, किलोग्राम इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स. ठीक है, कोई भी प्रीफिक्स लगाओ. जैसे अगर मिलीग्राम है तो मिली आपको पता है, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रीफिक्सेस की शीट दी थी, तो उससे आपको पता होगा कि मिली इज़ इक्वल टू, इफ़ वी गो अहेड, मिली इज़ इक्वल टू 10⁻³. तो इस तरह कोई भी प्रीफिक्स ग्राम के साथ लगा दोगे तो इट वुड बी मास का यूनिट. ठीक है, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है. पहली बल्कि स्केलर है, दूसरी इसके यूनिट जो है वो किलोग्राम. तीसरी ये जो चीज़ लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है. क्या है? मास इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर. ये जब भी आपको एग्ज़ाम में आता है ना क्वेश्चन के डिफाइन मास और व्हाट डज मास मीन, व्हाट डज मास मीन, तो उन चीज़ों में आप ये आंसर लिखोगे कि मास इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर. ठीक है, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मेजर ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब ये देख लो, ग्राम्स बेसिकली 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो ये हमने पहले भी पढ़ा है क्योंकि ये प्रीफिक्स लगा हुआ है आगे, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू 10⁻³. ओके, अब आ जाओ हम, हाँ एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस, और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो अपने नोट्स में, टॉप पैन बैलेंस. ठीक है, मास किन 3 चीज़ों से मेजर हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस और टॉप पैन बैलेंस. सही है, तो ये हमारा बेसिकली ओ लेवल में छोटा सा मास का सेक्शन है. अब आ जाओ वेट पे. वेट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखो. सेकंड पॉइंट ये है कि वेट जो है न्यूटन्स में मेजर होता है, और वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग व्हाट? फोर्स मीटर, स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, उस फोर्स मीटर को लोग कॉमनली क्या कहते हैं? फोर्स मीटर इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन मीटर. ठीक है, लोग इसे न्यूटन मीटर भी कहते हैं या फोर्स मीटर भी, और ये यूज़ होता है वेट मेजर करने के लिए, और स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है वेट मेजर करने के लिए. ठीक है, 3 बातें याद होगी. फर्स्टली कि न्यूटन्स में मेजर होता है, सेकेंडली वेक्टर है, थर्डली वेट मेजर होता है फोर्स मीटर या स्प्रिंग बैलेंस. फोर्थली क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है? कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछेगा कि डिफाइन वेट या व्हाट इज़ वेट, तो ये आप लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट विथ मास. वेट की डेफिनेशन है ये. ठीक है, ये चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास, ये वेट की डेफिनेशन है. ठीक है, अब 4 चीज़ें आपको याद हो गई. फर्स्टली वेट वेक्टर क्वांटिटी है, सेकेंडली वेट के यूनिट्स न्यूटन है, थर्डली वेट मेजर होता है फोर्स मीटर या स्प्रिंग बैलेंस से, फोर्थली वेट की डेफिनेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास. ठीक है, और वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है. सही है, इसमें ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, वेट का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल्स टू mg. इसमें W क्या है? वेट. ठीक है, m क्या है? मास, और g क्या है? g एक हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, और जो कि तीसरी टर्म है हम पढ़ने वाले. g इज ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है,
तो अब इसको हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसका पूरा नाम है जी का, ठीक है। अब हमारे पास हमें वेट की कुछ चीज़ें पता चल गई, मास की डेफिनेशन पता है, वेट की डेफिनेशन पता है, वेक्टर स्केलर का पता चल गया। अब पढ़ते हैं हम तीसरी टर्म, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। आ जाओ इसको पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली है, रिप्रेजेंट होती है स्मॉल जी से, ठीक है। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर केजी या ms-2, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी करती है फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लो, प्लैनेट टू प्लैनेट वेरीज, ठीक है। प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, ये है फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाता है सवाल कि आप डिफाइन करो जी या ग्रेविटेशनल फील्ड, सो यू विल राइट फोर्स पर यूनिट मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन एन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये रिपीट करते जाओ, याद हो जाएगी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 9.81 ऑन अर्थ, ठीक है, ऑन अर्थ। और ये वेरी करती रहती है प्लैनेट टू प्लैनेट। ये अगर अर्थ पे 9.81 है, देखो अगर अर्थ पे जी 9.81 है तो ये मून पे सेम नहीं होगी, मून पे वेरी करेगी, मून पे जी होगी 1.6, इस तरह जुपिटर पे कुछ और होगी। सो जी दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, और अर्थ के लिए ये 9.81 होती है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये आपको याद रखना है। ये क्यों, क्योंकि जब आप, एक मिनट ये मैं आपको बताता हूँ ये क्यों कहते हैं इसे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। बेसिकली एक्सेलरेशन, सपोज करो यहाँ से आपने एयर में एक बॉल फेंकी, ठीक है, एयर में आपने एक बॉल फेंकी, ठीक है, रेस्ट से, तो उसकी जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी ना, दैट वुड बी 9.81 इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, सही है। अगर नहीं समझ आया तो लेट्स हियर इट वंस अगेन। देखो अगर आप एक एयर में बॉल फेंकते हो फ्रॉम रेस्ट, सपोज करो ये टॉल बिल्डिंग है, यहाँ से आपने एक बॉल फेंकी रेस्ट से, u इज इक्वल्स टू 0 से, तो इसकी जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी ना वो 9.81 होगी, और दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसी वजह से हम इसे एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी कहते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 2-3 टर्म्स हैं जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऑल्टरनेट में यूज होती है, ठीक है। ये देखो हमारा एक और पॉइंट, जी वेरीज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट एंड डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ओके। सो लेट्स कम फॉरवर्ड। अब मास और वेट में फ़र्क देखते हैं, ठीक है। मास रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल प्लैनेट्स वेयर एज वेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन जी। बहुत लॉजिकल बात है ये। देखो वेट का हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेट इज mg, ठीक है। अगर जी जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर रही है तो आपको क्या लगता है, वेट भी प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी कर रहा होगा, बिकॉज w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो अगर जी बढ़ रही होगी किसी प्लैनेट पे तो वेट भी बढ़ रहा होगा, अगर जी कम हो रही होगी तो वेट भी कम हो रहा होगा, ठीक है। वाइस वर्सा प्लैनेट टू प्लैनेट मास सेम रहता है, क्योंकि देखो मास इज बेसिकली क्वांटिटी इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कितनी कोई क्वांटिटी है वो है, और वेट क्या है, मास को जी से मल्टीप्लाई करके होता है। तो अगर जी वेरी कर रहा है प्लैनेट टू प्लैनेट तो वेट भी मल्टीप्लाई वेरी करेगा प्लैनेट टू प्लैनेट। सो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अर्थ पे एक चीज़ का मास है 70 kg, मून पे भी उसका मास रहेगा 70 kg। हाउ एवर अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, लेट मी कैलकुलेट इट। अगर आप लोगों को भी कैलकुलेटर से करना है तो आप करो, लेट मी कैलकुलेट एंड गिव एन आंसर टू यू। सो अर्थ पे उसका वेट होगा 686.7 न्यूटन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, जो कि 9.81 है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यही चीज़ का 70 kg के मास का हम अगर मून पे वेट निकालना चाहें तो क्या होगा, वो होगा 114.1 न्यूटन। देख रहे हो दोनों का वेट है जो वो चेंज हो रहा है प्लैनेट टू प्लैनेट। हाउ एवर मास जो है प्लैनेट टू प्लैनेट सेम रह रहा है।
तो ये एक की पॉइंट है जो याद रखो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मास रिमेन्स सेम अक्रॉस ऑल प्लैनेट्स वेयर एज वेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन जी। ठीक है, अर्थ पे जी ज़्यादा है इसलिए इसका वेट ज़्यादा है, अर्थ पे 70 kg के मास का। मून पे जी कम है इसलिए उसका वेट कम है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम पास्ट पेपर्स टू। इसके पास्ट पेपर्स कम ही हैं, सिर्फ MCQs ही होते हैं, तो मैंने कहा साथ ही करा दूं, इसको एक ही वीडियो में फिनिश करें। सो लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर्स। अ पर्सन ऑफ वेट 600, ठीक है, वेट आ गया हमारे पास, एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। एक पर्सन है ए, बॉटम ऑफ द माउंटेन पे उसका वेट है 600 न्यूटन। ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन वो क्लाइम कर जाता है बी पॉइंट पे। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 एट द बॉटम टू 9.97 kg न्यूटन पर kg एट द टॉप। ठीक है, न्यूटन पर kg यूनिट्स हैं जी के, और कौन से होते हैं ms-2 और न्यूटन पर kg। नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखो नोट्स में ये लिखा हुआ था, अगर आपने गौर किया हो तो ये रहा लिखा हुआ, ये रहा यूनिट्स एफ ms-2 और न्यूटन पर kg। ठीक है, हिज मास इज अनचेंज एज ही क्लाइम्स। ठीक है, ये हमें पता है कि मास चेंज नहीं होता। What are his mass and his weight at the top of the mountain? ठीक है, मास और वेट निकालना है। अब मास तो उसका चेंज नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं कि पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए W इज इक्वल्स टू mg लगाते हैं। ठीक है, W क्या है 600 न्यूटन, m हमें पता करना है, g हमें पता है पॉइंट ए पे 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, m क्या आ गया हमारे पास 60 kg। अब हमें बॉटम पे मास नहीं देना, हमें टॉप पे मास देना है, लेकिन हमें क्या पता है कि टॉप पे मास सेम होगा जो बॉटम पे 60 kg, तो आइदर इट वुड बी ए और इट वुड बी बी। तो अब हम एट पॉइंट बी पे वेट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वेट किस तरह आएगा, एट पॉइंट बी वेट निकालने के लिए वापस हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू mg। m क्या है 60, लेकिन इस दफ़ा एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वाला जी चेंज है, दिस इज़ नॉट 10 दिस टाइम, दिस इज़ 9.97, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस वुड बी इक्वल टू 598 न्यूटन्स। तो हमारा आंसर ए है। ठीक है, सो लेट मी रिपीट दिस, अगर किसी को अभी तक क्लियर नहीं है तो। हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये सपोज किया कि मास सेम रहता है थ्रू आउट, तो जो पॉइंट ए पे मास होगा वही पॉइंट बी पे मास होगा, इसलिए हमने पॉइंट ए पे W इज इक्वल टू mg लगाया, और पॉइंट ए पे हमें पता है कि इसका वेट आ रहा था 600 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी 10, तो हमें W भी पता था, G भी पता था, हमने मास निकाल लिया। जो पॉइंट ए पे मास है वही पॉइंट बी पे होगा, तो हमने इसे लिख दिया 60 kg। अब वेट हमें निकालना था, वेट एट पॉइंट बी किस तरह निकलेगा, W इज इक्वल टू mg से। मास हमें पता है सेम रहता है, इसलिए हमें हमारी m की वैल्यू आ गई। g की वैल्यू हमें एट द टॉप दी हुई थी 9.97, वो हमने प्लग इन की और हमारा आंसर आ गया 598। तो अब देखते हैं ये आंसर सही भी है कि नहीं। तो रफ वर्क में हम देखते हैं, यस पार्ट 2 का आंसर ए है, सो यस वी आर गोइंग गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ स्टूडेंट कलेक्ट्स स्टोन्स एंड फाइंड्स देयर डेंसिटी, विच apparatus इज यूज्ड टू मेजर द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। अब मास के लिए मैंने आपको कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट बताए थे, नोट्स में आओ। मास के लिए कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट थे, टॉप पेन बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस। तो अब देखते हैं इन 3 में से कोई है मास मेजर करने के लिए। यस, सी और डी में से हमारे पास कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए स्टोन का, अच्छा अब स्टोन जो है, देखो अब ये चैप्टर 1 का रेफरेंस आएगा। स्टोन जो है वो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर वाला मेथड यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा। देखो अगर यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था, जूम आउट करूँ अगर मैं, ये वाला मेथड मेजरिंग सिलेंडर वाला, इर्रेगुलर स्टोन को इसमें डालेंगे। ठीक है, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, चेंज इन वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए कोई हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर वाला ऑप्शन गिवन है। लेट्स सी, जूम इन करके, यस गिवन है। मेरे हिसाब से इसका सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेजरिंग सिलेंडर का भी ऑप्शन गिवन है, टॉप पेन बैलेंस भी गिवन है। सो लेट्स सी पार्ट 3 का आंसर क्या है।
फ्रॉम अ रफ वर्क. यस, पार्ट 3 का आंसर सी है, सो वी आर गोइंग गुड. लेट्स मूव टू पार्ट क्वेश्चन 4. सो द वेट ऑफ एन स्टोन इज फाउंड यूजिंग अ न्यूटन मीटर एंड इट्स मास इज फाउंड यूजिंग अ पेन बैलेंस. ठीक है, इतना हमें पता है, ये हमारी कॉमन नॉलेज है. न्यूटन मीटर यूज़ होता है वेट फाइंड करने के लिए और मास फाइंड करने के लिए पेन बैलेंस यूज़ होता है. द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट ऑन अर्थ एंड ऑन द मून. फॉर ईच मीटर इज इट्स रीडिंग द सेम और डिफरेंट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ. अच्छा, अब बेसिकली ना मुझे ये बताओ कि न्यूटन मीटर से मेजर क्या होता है? वेट. ठीक है, और पेन बैलेंस से क्या होता है? मास. ठीक है, वेट की रीडिंग्स प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, तो न्यूटन मीटर की रीडिंग डिफरेंट आएंगी. ठीक है, मास की रीडिंग प्लैनेट टू प्लैनेट सेम रहती हैं. ठीक है, तो पेन बैलेंस की रीडिंग सेम आएंगी. हम देखते हैं कोई डिफरेंट और सेम वाला ऑप्शन है. यस, बी है आंसर हमारा. तो लेट्स चेक कि ये आंसर सही भी है कि नहीं. आज पेपर के रफ वर्क में जाके यस, क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है. ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन 5. द वेट ऑफ अ सिलेंडर ऑन द मून इज लेस देन द वेट ऑन द अर्थ. ठीक है, वेट ऑन मून इज लेस देन वेट ऑन अर्थ, ये हमारी कॉमन नॉलेज है. ठीक है, हमें पता है क्यों, क्योंकि जी ऑन अर्थ इज लेस देन जी ऑन मून. ठीक है भाई. हाउ डू द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मास ऑफ द सिलेंडर ऑन द मून कंपेयर विद द वैल्यूज. ठीक है, मास अब आपको पता है कि सेम रहता है. ठीक है, मास सेम रहता है, तो हम देखते हैं मास ऑन मून सेम वाले कोई ऑप्शन है? बी और सी है. और हमें कॉमन सेंस से ये पता है कि अगर वेट ऑन मून कम है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी. तो हमें देखना है कि बी और सी में कोई ऐसा ऑप्शन है जो कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मून इज लेस. यस, पॉइंट सी इज सेइंग दैट. ठीक है, अब वापस रिपीट करने की आई होप सो ज़रूरत ना हो. अगर क्लियर अब भी अनक्लियर है कुछ भी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल बी ग्लैड टू एक्सप्लेन. ठीक है, अब आ जाओ 6 टॉपिक पे. 4 rocks on different planets have masses and weights as shown. Which planet has the greatest gravitational field strength? अच्छा, अब इसमें ना बेसिकली आपको W इज इक्वल टू mg वाला फॉर्मूला लगाना है विथ ईच मास एंड वेट का पेयर. ठीक है, और देखना है किस प्लैनेट की जी सबसे ज़्यादा है. तो चलो ए के साथ करके देखते हैं. पहले ए के साथ वेट क्या है? फॉर ए करते हैं. ठीक है, वेट क्या है? 14. मास क्या है? 2. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? 7. चलो ए पे 7 है. बी पे देखते हैं. बी पे वेट क्या है? 20. मास क्या है? 2.5. जी हमें निकालनी है. जी इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2.5. ठीक है, अब सी पे आ जाओ. सी पे क्या करेंगे? 21 जो है आपका वेट है, मास इंटू ग्राम. ठीक है, मास क्या है आपका? 3, तो 21 डिवाइडेड बाई 3 इज जी. जी इज 7. ठीक है, अब डी पे आ जाओ. डी क्या है आपका? 19 इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई जी. 19 को अगर आप 3.5 से डिवाइड करोगे तो जी आ जाएगा. तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी लग रही है? कौन सी होगी? बी वैल्यू. बी देख रहे हो, बिकॉज इसमें 7 आया है, इसमें 7 आया है, दिस वुड बी अराउंड 6 और ये है अराउंड 9 के बी की जो वैल्यू है. तो लेट्स सी हमारा आंसर सही आता है कि नहीं. 6 का अगर हम आंसर देखें क्या है? यस, 6 का आंसर बी है. सो वी आर गोइंग रियली गुड दिस टाइम. सो क्वेश्चन 7 पे आते हैं. अ बॉय स्टैंड ऑन सम बाथरूम स्केल, द रीडिंग ऑन द स्केल इज 50 kg. ठीक है, इसका मास हमें पता चल गया. व्हाट इज द मास एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉय? मास तो हमें पता है 50 kg है. वेट किस तरह निकलेगा? W इज इक्वल्स टू mg से. अब वो अर्थ पे खड़ा है. ठीक है, तो मास को g की वैल्यू क्या होगी? 10. अर्थ पे हमेशा g की वैल्यू 10 होती है, या 9.81. तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 500 न्यूटन आ गया. तो मास हमारा 50 होगा और वेट हमारा 500 न्यूटन. ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, पार्ट बी. लेट्स कन्फर्म आवर आंसर कि 7 का पार्ट बी है कि नहीं. यस, इट इज़ पार्ट बी. अच्छा, डोंट वरी अबाउट द आंसर की, आई हैव अटैच्ड इट इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप जब खुद भी करोगे तो वेरीफाई कर सकते हो आंसर. ठीक है, नाउ कम ऑन टू पार्ट 8. द मास ऑफ अ स्टोन इज फाउंड ऑन अर्थ यूजिंग अ पेन बैलेंस. सही है, ये हमें पता है. द वेट ऑफ द स्टोन इज फाउंड यूजिंग अ न्यूटन मीटर. ओके, आर द रीडिंग सेम और डिफरेंट ऑन द मून? ये अभी हमने किया है. ठीक है, पैन बैलेंस की रीडिंग फॉर मास है तो वो सेम होगी
और न्यूटन मीटर की रीडिंग फॉर वेट है तो वो क्या होगी, डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। तो हम यही ढूंढते हैं, सेम और डिफरेंट वाला ऑप्शन है कोई, यस बी ऑप्शन है, तो 8 का हमने बी कर दिया। ठीक है, सो 3 और MCQs बाकी हैं जो कि मैं चाहूँगा आप खुद अपने होमवर्क में करो, ठीक है, और आंसर्स वगैरह नीचे शेयर करो एंड टेल मी अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ एवरीथिंग इज़ क्लियर। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।